A very good morning to all of you। 29th of अप्रैल 2024 आज 1:42 पे हुई थी मेरी सुबह। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तब गलतियां होना स्वाभाविक है। इसलिए जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें सीख लेते रहना चाहिए। एक गलती मैंने की है, अगर आप में से कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्ट्रैटेजी हम देखते हैं और हम ये सुनते हैं बार बार कि प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, इंटरलिंक करके चलना है, लेकिन हमें फिर समझ में ही नहीं आता कि इंटरलिंक करना कैसे है। हम किसी भी टॉपिक पे बहुत गहराई में चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता स्टार्टिंग में कि प्री में इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मेंस पे कैसे बनेंगे। हम प्रीवियस ईयर भी देख लेते हैं तो भी हम उस टॉपिक में उलझ जाते हैं, हम उसके प्रॉपर से नोट्स नहीं बना पाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब होता है कि उस टॉपिक को आप प्री और मेंस दोनों के हिसाब से करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहती हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी के जो तरीके होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होते हैं। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी होती है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन उस टॉपिक पे आपको करके देखने होते हैं कि आपकी उसमें कितनी समझ है। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जिसका बेस बना के आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे। और आंसर राइटिंग का, नोट्स मेकिंग का मेंस में बहुत बड़ा रोल है, जबकि वहीं पे प्री में इतना नोट्स का रोल नहीं है जितना कि एक दो बार की रीडिंग सफिशिएंट है, लेकिन उसके बाद बार बार आपको उस टॉपिक पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब भी आपके रिवीजन की भी बारी आए प्री के एग्जाम के लिए या प्री के हिसाब से आप तैयारी कर रही हो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। रिवीजन की आपकी अच्छी हो जाएगी इससे, और साथ के साथ आपकी एक्यूरेसी भी आने लगेगी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसीलिए प्री की तैयारी अगर आप करें, जैसे आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी पूछते हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि प्री स्पेसिफिक तैयारी मैं जनवरी से करूंगी। उससे पहले मैं मेंस के नोट्स बनाऊंगी और उस टॉपिक को मैं इस तरीके से कर लूंगी कि उसमें ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना, क्योंकि एक गलती की वजह से मेरा जो पॉलिटी है उसमें 3 महीने लगभग चले जाएंगे, जबकि मैंने सोचा था कि पॉलिटी मेरा 1.5 मंथ में कवर हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को कई बार हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम बाकी चीज़ों को वर्स्ट कर देते हैं। इसलिए पॉलिटी को मैं बिल्कुल बेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कहीं ना कहीं मेरा बाकी का सिलेबस पीछे रह गया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि हर चीज़ को गुड करने की कोशिश करना, बेस्ट करने की कोशिश मत करना। हर टॉपिक को गुड करना कि अच्छे तरीके से करना है कि मेंस में आए, प्री में आए, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं। जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, आप A4 साइज शीट पे बनाएं और साथ के साथ करंट अफेयर के साथ लिंक जरूर करें, स्पेशली GS2 और GS3 को। आई नो जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा होगा, तो मैं बाद में आप सबके कमेंट्स भी लूंगी। लेकिन मुझे जैसा लगा आज के दिन की थोड़ा सा, हाँ यार, थोड़ा सा मैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही थी कि कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, कुछ तो मैं गलतियाँ कर रही हूँ। लेकिन बस मन में ये ख्याल आया कि जो गलतियाँ मैं कर रही हूँ वो दूसरे वाला ना करे। वो ये समझे कि स्टार्टिंग में जो भी आप तैयारी कर रहे हो, दिसंबर तक अपने मेंस के नोट्स आप बनाइए, उस पर फोकस करिए। उसके बाद जनवरी से आपको बिल्कुल प्री फोकस माइंड कर लेना है। दोनों के तरीके बिल्कुल अलग होंगे। इंटीग्रेटेड इंटरलिंक करने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस टॉपिक को आप इस हिसाब से पढ़ लो। थोड़े बहुत आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो। लेकिन मैं पॉलिटी में इस तरीके से उलझ गई कि मैं प्री की भी ऐसी तैयारी मतलब अभी से बेस्ट करने लगी कि हर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, साथ में नोट्स बनाने हैं। तो एक एक टॉपिक को कवर करने में मेरे को काफी सारा टाइम लग रहा था। लेकिन बाद में फिर मैंने समझा कि नहीं, मेरे को मेंस के लिए और बहुत सारी चीजें करनी है, मेरे को अपना ऑप्शनल तैयार करना है, और ये सब कुछ कवर करके जब प्री वाली तैयारी में आएंगे तब हमें अपना CSET भी करना है। लेकिन अभी डिपेंड करता है इस साल का CSET कैसे होगा। अगर वो भी और टफ रहा 2023 से, तो डिस्पाइट की बीटेक बैकग्राउंड से हैं हम, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर भी अगर CSET के हाल पहले वाले रहे, वैसे मैंने पहले वाला पेपर नहीं देखा बट सुनने में आया था कि CSET अभी बहुत टफ हो गया है, तो अगर ऐसे हाल रहे तो फिर मे भी हो सकता है हमें अक्टूबर से ही CSET की प्रिपरेशन करनी पड़े। तो मैंने आप सबको स्ट्रैटेजी शेयर की थी, वो स्ट्रैटेजी में जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर की थी और यूट्यूब वीडियो में भी शेयर की थी, और उसके बाद भी आप मुझसे पूछते रहे कि स्ट्रैटेजी क्या है क्या है, लेकिन मैं खुद अपनी स्ट्रैटेजी में डाउट में थी, तो मैं आप सबके साथ कैसे शेयर करती। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो मैंने समझी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह जनवरी से स्टार्ट किया है या फिर अभी इस महीने में मई के महीने आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अपने नोट्स आप प्रिपेयर करिए, उस टॉपिक को प्रिपेयर करिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस के नोट्स कहीं ना कहीं आपके पास होने जरूरी हैं। आप ये मन में कभी भी मत लाएं कि बस प्री क्लियर हो जाए। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि प्री क्लियर होने के बाद अगर मेंस देने का चांस आपको मिले तो मेंस के नोट्स आपके पास हो, क्योंकि प्री और मेंस के एग्जाम में सिर्फ 3 महीने का फर्क होता है। 3 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट और उस टाइम पे उनकी नोट्स मेकिंग और अपनी आंसर राइटिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर
पाएंगे। और एक मुझसे पूछा गया है कमेंट में कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है, या फिर किसी को भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ठीक ठाक इंग्लिश समझ लेते हैं, चाहे बोल नहीं पाते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आप हिंदी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी प्री और मेंस में आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में स्कूलिंग हिंदी मीडियम से होती है, फिर कॉलेज जो है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी की लिखने की प्रैक्टिस छूट चुकी होती है। तो इसलिए शायद आप लोग जो भी इंग्लिश माध्यम में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आपको अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए एक चीज़ करनी है और इस चीज़ की गांठ बांध लेनी है कि ऐसा ही आप करेंगे। जैसे ही आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश की नहीं, जो भी आप अपनी स्टैंडर्ड बुक इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं आएगा तो उसको आपको गूगल पे हिंदी में सर्च नहीं करना है, आपको उस वर्ड के मीनिंग को इंग्लिश में ही सर्च करना है। ये चीज़ अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, आप यकीन मानिएगा इस 1 साल की तैयारी के दौरान आपकी इंग्लिश 90% सुधर जाएगी। और 90% जब इंग्लिश सुधर जाएगी तो फिर आपको कोई भी इस मीडियम में दिक्कत नहीं होगी। और रही बात आपके मन में कंफ्यूजन है कि हिंदी मीडियम लें या इंग्लिश लें, देखिए आता तो हमें हिंदी भी प्रॉपर नहीं होता, जो हम बोलते हैं वो प्रॉपर हिंदी नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसका मीनिंग क्या है, मतलब हमें वो वाली हिंदी नहीं आती, हमें हिंदी भाषा नहीं आती, हमें हिंदी बोली आती है। जो हम बोलते हैं वो हिंदी की बोली है, बहुत सारी बोलियां है ना हिंदी में, तो जो हम बोलते हैं वो बोली है, भाषा नहीं है। हिंदी की वर्डिंग्स जो पेपर में यूज होती है, वो जो शब्द होते हैं वो चुन चुन के लिए जाते हैं और मार्क्स भी उन्हीं के मिलते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम भी चूज कर रहे हैं तो आपको अपनी हिंदी भी सुधारनी पड़ेगी। और इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको जो बताया वो रामबाण इलाज है। स्टार्टिंग में भले ही आपको दिक्कत आए लेकिन बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आपने किसी ने पूछा था कि न्यूज़पेपर के लिए, आपने मेरे बहुत पुराने वीडियो पे कमेंट किया है, आपने शायद पुराना वीडियो इन दिनों में देखा होगा जब मैं न्यूज़पेपर रीड करती थी। अभी आजकल मैं न्यूज़पेपर रीड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि 1 महीना पेपर रीड करके मैंने ये पाया कि 2 से 3 घंटे के अराउंड न्यूज़पेपर रीडिंग, उसकी एनालिसिस में लग जाते थे। आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको स्किप करके फिर मैं आई मंथली मैगजीन पे। और अभी मैं मंथली मैगजीन भी मैंने एक ही ली थी। उसके बाद मैं डेली एनालिसिस थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है दूसरे काम करते हुए, लेकिन करंट अफेयर पे अभी मेरा इतना फोकस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पहले आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर होना चाहिए, मतलब माइंड में आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और तभी आप इसको पेपर को या न्यूज़पेपर को अच्छे से समझ पाओगे, करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ पाओगे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा करंट अफेयर में चल का रहा है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स की जिसे नॉर्मल टर्म्स होती हैं, रेपो रेट या कुछ भी की, मतलब कैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं घटती हैं, आपने उसका बेसिक ही नहीं जाना, तो आप करंट अफेयर से रिलेट नहीं कर पाओगे अपनी नॉलेज को। और ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको अपनी स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर के साथ लिंक करना होता है। उसके लिए सबसे पहले स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद आप अपना करंट अफेयर या न्यूज़पेपर कंटिन्यू कर सकते हैं। डे 1 से न्यूज़पेपर मत करना, इनफैक्ट 2-3 महीने मत करना, मैंने ये गलती करी थी, आप मत करना। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना चाहिए, जिसे मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में जब मैं न्यूज़पेपर रीड करती थी मैंने बताया था इफेक्टिव तरीका न्यूज़पेपर रीड करने का। आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक चीज जो कमेंट सेक्शन में साफ साफ देखने को मिल रही है मुझे, कि आप लोगों की नींद की समस्या का हल हो ही नहीं रहा है। आप लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करते हुए नींद आती है। देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा दिमाग थक जाता है। जैसे खाना खाते खाते पेट को हजम करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे ही हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको हजम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। थकता हमारा दिमाग है और हमें लगता है कि हमें नींद आ रही है, क्योंकि कई बारी उस थकावट को हम नींद समझ लेते हैं और ये गलती कर लेते हैं। आपको जब भी पढ़ते हुए थकावट हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के बाद बहुत सारी थकावट होती है। जब टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो तो 1 घंटे में ही थकावट हो जाती है, तब टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो तो 2 घंटे में वो थकावट जरूर होती है। उसका इलाज एक ही है, नैप लेना। 25 मिनट्स का नैप आप ले लीजिए।